गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। स्टडी 99 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे नाटो के बारे में। नाटो ने किस तरीके से एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो यूएसआर को रोकने के लिए था। ठीक दोस्तों, ठीक है मित्रों, तो आज हम लोग देखते हैं चल के। ये आज का मोटिवेशनल है, हिंदी ऑनलाइन जानकारी से। संसार युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही अपना मार्ग साफ करेगा। बढ़िया लाइन लिखा है, संसार जो ये युद्ध क्षेत्र है, युद्ध करके ही आप अपना मार्ग साफ कर सकते हो। अर्थात आपको हर पल हर समय एक युद्ध करना रहता है अपने आप से, अपनी सफलता से, अपनों से, अपने समाज से, अपने स्ट्रेटजी से। ठीक दोस्तों, तो युद्ध, ये युद्ध क्षेत्र ही है, पूरा जिंदगी ही एक युद्ध क्षेत्र बन जाता है। ठीक ना, तो इसे हम युद्ध करके, अर्थात इसे हम सफल होकर के ही इसे हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। ये है नाटो। ये क्या है बच्चों? नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका नाटो है। इसके बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। ये देखिए, नाटो, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक दोस्तों, नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना हुई है, ये हुई है 4 अप्रैल 1949 को। वर्तमान सदस्य इसमें कितने हैं? 30 सदस्य हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। स्थापित सदस्य इसमें कितने हैं? 12 इसके स्थापित सदस्य हैं। कौन कौन से? फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, यूके, यूएसए, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल, आइसलैंड, डेनमार्क, कनाडा, नीदरलैंड। ये इसके स्थापित सदस्य थे, मतलब वो सदस्य थे जब नाटो बना था 1949 में, तब इन्होंने स्टार्टिंग में हस्ताक्षर किए थे। शुरुआती में हस्ताक्षर करने वाले ये 12 देश थे। मैसिडोनिया 6 फरवरी 2019 को नाटो का 30वां सदस्य बना। अगर कोई पूछे कि नाटो का लेटेस्ट सदस्य कौन बना, तो वो मैसिडोनिया था, जो 6 फरवरी 2019 को बना। और आप लोग ये ध्यान रखिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में नाटो, यूएनओ और यूएसएसआर से, यूक्रेन से लेकर के सवाल 110% एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखते हैं फैक्ट हम। आधिकारिक भाषा, नाटो की अगर आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसकी अंग्रेजी और फ्रांसीसी क्या है? आधिकारिक भाषा है। एक चीज़ और ध्यान रखना, नाटो की जो आधिकारिक भाषा है वो आप लोगों ने देख लिया कि नाटो की आधिकारिक भाषा इंग्लिश और क्या है? फ्रांस है, फ्रांसीसी है। इंग्लिश और फ्रांसीसी भाषा है। लेकिन अगर वहीं पे बात आपसे यूएनओ की करें, किसकी? यूएनओ की, तो यूएनओ में 6 आधिकारिक भाषा हैं। कितनी? 6 आधिकारिक भाषा हैं। कौन कौन सी हैं? आपका ये इंग्लिश है, इंग्लिश तो होगा ही, ठीक ना। उसके बाद फ्रांसीसी है। कौन सी है? फ्रांसीसी है। ठीक दोस्तों, 6 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 6 भाषाएं। कौन कौन सी? आपका इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, अरबी है, चाइनीज है, रसियन है और स्पेनी है। कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रांसीसी, अरबी, चाइनीज, रसियन, स्पेनी। एक चीज़ और यहाँ पर यूएनओ में ये मांग उठ रही है कि हिंदी को भी, किसको? हिंदी को भी, अपनी हिंदी भाषा को भी एक भाषा इसमें जोड़ा जाए यूएनओ में, क्योंकि हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, और बहुत सारे विदेशी पत्रकार, बहुत सारे विदेशी अखबार हिंदी भाषा में अपने न्यूज़ को छापते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आधिकारिक भाषा नाटो की 2 है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। यूएनओ की 6 हैं। नाटो की 2 और यूएनओ की 6 भाषाएं हैं। यूएनओ में हिंदी को भी आधिकारिक भाषा बनाने की मांग उठ रही है। अगला देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा बजट, नाटो का रक्षा बजट दुनिया के रक्षा बजट का 70%, कितना? 70% है। जितना दुनिया रक्षा बजट पे खर्चा करती है, उसका 70% नाटो सिर्फ अपनी रक्षा बजट पे खर्चा करता है। नाटो के अध्यक्ष कौन है? गियाम पाओली दी पाओला। कौन है? गियाम पाओलो दी पाओला क्या है? नाटो के अध्यक्ष हैं। नाटो के अध्यक्ष हैं गियाम पाओली दी पाओला, नाटो के अध्यक्ष हैं। महासचिव इसके हैं जेंस स्टोलेनबर्ग। कौन है? जेंस स्टोलेनबर्ग नॉर्वे के रहने वाले हैं, जो 2014 से अब तक स्थापित हैं। ये इसके महासचिव हैं, जेम्स स्टोलेनबर्ग, नॉर्वे के। नाटो के सदस्य देश कौन कौन से सदस्य हैं? 30 हैं। अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी,
यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूएसए, यूके, मैंटीनिग्रो, मैसिडोनिया। ये इसके जो हैं सदस्य हैं, जो प्रेजेंट टाइम में 30 सदस्य बन गए हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, इस मैप के जरिए हम इसके सदस्य के बारे में समझेंगे। ठीक दोस्तों, यहाँ पर मैप देखिए, इसको हम जूम करते हैं ताकि आप लोग साफ साफ दिखाई दे। ये देखिए, इसमें जितने भी ये ब्लैक से लिखे हुए हैं, जितने भी ब्लैक से लिखे हुए हैं, ये इसके हैं मेंबर ऑफ फाउंडेशन, मतलब कि स्थापित सदस्य जो कि बनते वक्त बने थे। कौन कौन सा आपका आइसलैंड है, कनाडा है, यूनाइटेड स्टेट है। मैं काउंटिंग करता जा रहा हूँ ताकि 12 हो जाए, ठीक ना। ये देखिए आपका 1 2 3, ठीक ना, 4 यूनाइटेड किंगडम, 4 इधर देखते हैं अब हम लोग, लग्जमबर्ग 5, फ्रांस 6, बेल्जियम 7, नीदरलैंड 8, नॉर्वे 9, डेनमार्क 10, ठीक ना, ये आपका 8 है। इटली 11, एक 12वां बच रहा है। 12वां कहाँ पर है, ये देखिए 12वां पुर्तगाल, पुर्तगाल आपका कौन सा है, 12वां। तो ये आपके फाउंडेशन मेंबर थे, जो कि जब आपका बना था उस वक्त ये लोग ने सिग्नेचर किया था, ठीक ना। कौन कौन से, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, पुर्तगाल, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और इटली, ठीक ना, ये इसके फाउंडेशन मेंबर हैं। नॉर्वे भी है, आइसलैंड है। तो ये इसके 12 जो थे वो फाउंडेशन मेंबर थे। अब हम इसके 30 सदस्य के बारे में देखते हैं। ये 12 आप लोगों ने देख ही लिया, अब इसके आगे 30 सदस्य जो हैं वो उसको देखते हैं। ठीक है, 30 सदस्य को देखते हैं। इसके आगे हम जूम करते हैं ताकि आप लोगों को दिखाई पड़े। देखिए यहाँ से छोटा थोड़ा करते हैं ताकि पूरा दिख जाए आपको, वरना बार बड़ा करना पड़ेगा। दिख रहा होगा सभी लोगों को, देखिए बच्चों। ये देखिए इस्टोनिया 2014 में बनता है, लातविया 2014 में, लिथुआनिया 2014 में, 2004 है तीनों। फिर 2004 में कौन सा बनता है, स्लोवाकिया बनता है, रोमानिया, बुल्गारिया, उसके बाद यहाँ देखिए स्लोवानिया, क्रोटिया, ये आपका 2009 बनता है। ये जो 2004 के देश से ये बने 2004 में, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश हैं जो रेड से हैं, वो आपके बने हैं 2004 में। अब हम देखते हैं अगला, 1995 में कौन सा बनता है, जर्मनी। जर्मनी क्या बनता है, 1995 में बनता है। 1995 में और कोई देश जो बना हो, नहीं, और कोई देश नहीं जो 1995 में बना है, ठीक ना। आगे देखते हैं दूसरे कलर से, 1952 में ग्रीस बनता है आपका, 1952 में ग्रीस। टर्की 1952 में बनता है। ये 2 देश हैं जो 1952 में नाटो के सदस्य बने हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं हम लोग, ये देखिए 1999 में पोलैंड बनता है, 1999 में पोलैंड। चेक रिपब्लिक 1999 में, हंगरी 1999 में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, ये 1 2 3 ये 3 देश हैं जो 1999 में बनते हैं। उसके साथ ध्यान का, स्पेन 1982 में बन जाता है। स्पेन क्या होता है, 1982 में बनता है, स्पेन 1982 में बनता है। आगे देखते हैं हम लोग, दूसरे कलर से देखते हैं, 2017 में कौन कौन से बनते हैं। तो ये मोंटेनिग्रो 2017 में, स्लोवाकिया हो चुका है आपको 2004 में, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके से आपके जो देश हैं ये बनते हैं। रेड वाले 2004 से, 1999 से पोलैंड, 1955 में जर्मनी बनता है, चेक रिपब्लिक, हंगरी, ये सब बनते हैं 1999 में नाटो के सदस्य। इसमें 2017 का नहीं है, जो 2017 में बना था ये है मोंटेनिग्रो, 2017 में बना है, ठीक दोस्तों। मैसिडोनिया का इसमें नहीं दिखा रहे इस मैप में। मैसिडोनिया 2019 में बनता है, कितने बनता है, 2019 में बनता है मैसिडोनिया, 2019 में बनता है मैसिडोनिया। ये चीज़ ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग,
नाटो के कुछ अलग और सारे फैक्ट देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नाटो का गठन किस लिए हुआ, ये ध्यान रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में यूएसएसआर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर ने बर्लिन की दीवार की नाकेबंदी कर दी। बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। इसी के प्रत्युत्तर में नाटो का गठन हुआ। बर्लिन की दीवार की नाकेबंदी क्यों हुई? क्योंकि पूर्वी बर्लिन से, पूर्वी जर्मन से पश्चिमी जर्मन के लोग, जर्मन की ओर लोग जा रहे थे, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ भाग रहे थे। इसी को रोकने के लिए नाटो ने क्या किया था, बर्लिन की दीवार बनी और उसकी नाकेबंदी कर दी। मार्च 1948 में ही ब्रुसेल्स की संधि पर बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इटली, कौन कौन से देश थे? बेल्जियम थे, ठीक ना, लग्जमबर्ग, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड ने सिग्नेचर किया, जो नाटो की तरह ही काम करता है। मतलब जो नाटो की तरह ही काम करता है, उसी को नाटो के बनने से एक साल पहले 1948 में ब्रुसेल्स की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इसमें कहा गया अगर किसी भी देश पर युद्ध होता है तो इन चारों देशों पर युद्ध माना जाएगा, जिस तर्ज पर नाटो काम करता है। इसी की तरह नाटो काम करता था। इसी के एक साल बाद, कितने, एक साल बाद नाटो का गठन करता है अमेरिका, जिस पर 12 देश हस्ताक्षर करते हैं। इसी का फायदा उठाता है ब्रुसेल्स की संधि पर, और अमेरिका नाटो का गठन करता है, जिस पर 12 देश, आपने बताया कौन कौन से देशों ने हस्ताक्षर किए थे, नीदरलैंड, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये सब क्या थे, उसके फाउंडेशन मेंबर थे, हस्ताक्षर करता है और नाटो का गठन होता है। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने से नाटो का विस्तार बाल्कन हिस्सों में होता है। ये मेजर फैक्ट है कि नाटो का विस्तार बाल्कन हिस्सों में कब हुआ, तो 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने के बाद नाटो का विस्तार बाल्कन देशों में होता है। आगे देखिए, रूस के जिन देशों की सीमाएं मिलती हैं उनके नाम है वामा। ये रूस की सीमाएं जिन देशों से मिलती हैं वो फैक्ट है। कौन कौन से? नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया, उत्तर कोरिया। इतने देशों की सेनाएं क्या होती हैं, रूस से टच करती हैं। अगला फैक्ट देते हैं, ये आपका बाल्कन सिटी है। ये आपका बाल्कन सिटी मैप में देखिए, जूम करते हैं हम ताकि आप लोग को बड़ा दिखाई सके, दिख सके। दिख रहा होगा आप लोगों को। देखिए बाल्कन में क्या था, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, टर्की, मैकेडोनिया, ग्रीस, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया, हर्जेगोविना, बोस्निया एंड क्रोएटिया, स्लोवानिया, ये सब क्या है आपके बाल्कन सिटी हैं। कौन सी सिटी हैं? सब बाल्कन सिटी हैं, ठीक ना। यहीं पर नाटो 1900 जब 89 में दीवार टूटती है तो नाटो अपना विस्तार करता है इस एरिया में, क्योंकि इसकी सेना क्या होती है, रसिया से अधिकांश लगती है, ठीक ना। आगे देखते हैं, ये है बर्लिन की दीवार जो 13 अगस्त 1961 को बनती है। कब बनती है? 13 अगस्त 1961 को। टूटती कब? 9 नवंबर 1989 को टूट जाती है। कब? 9 नवंबर 1989 को 91 को टूट जाती है बर्लिन की दीवार। आगे देखते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नाटो की स्थापना के कारण क्या है? नाटो की स्थापना किस लिए होती है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर ने पूर्वी यूरोप में अपनी सेनाएं हटाने से मना कर देता है। कब? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूएसएसआर यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से मना कर दिया, जिससे साम्यवाद के जो जहां पर वो अपने साम्यवाद विस्तार करना चाहता था, जिसे रोकने के लिए नाटो का गठन होता है और नाटो ने साम्यवाद विरोधी नारा देता है, और नाटो अर्थात अमेरिका साम्यवाद का विरोध करने वाला नारा देता है। सेकंड फैक्ट होता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय पर पूर्वी यूरोप के देशों ने बहुत नुकसान उठाया था। अर्थात जब दूसरा युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है, तो उस समय पूर्वी यूरोप के देश बहुत नुकसान उठाए होते हैं। उन लोगों को यूएस से अर्थात अमेरिका से ही एक आस होती है, इसलिए भी सभी ने नाटो का समर्थन किया। जो यूरोप के कंट्री थे उन्होंने नाटो का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें अमेरिका से ही एक आशा थी जो उनकी भरपाई कर सके पुनर्निर्माण के लिए। ये नाटो की संरचना है। कौन, कैसी संरचना? सबसे पहली होता है क्या, परिषद, उसके बाद उप परिषद, फिर प्रतिरक्षा समिति, फिर सैनिक समिति। ये 4 भागों में बटा होता है नाटो। परिषद का काम होता है समझौते की धाराओं को लागू करना निर्माण राज्यों पर, जो उसमें स्टेट है सम्मिलित है उन पर क्या करता है, समझौते की धाराओं को लागू करने का काम क्या करता है, परिषद कहलाता है। उसके बाद होता है उप परिषद, कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद। ये कौन सी परिषद होती है? कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद होती है, जो वहाँ पर विचार विमर्श करके क्या करते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं। प्रतिरक्षा समिति, नाटो के प्रतिरक्षा मंत्री शामिल होते हैं, रणनीति प्रतिरक्षा पर विचार विमर्श करते हैं। जो रणनीतियाँ ये लोग बनाते हैं उस पर विचार विमर्श कौन करता है? प्रतिरक्षा समिति। सैनिक समिति, सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष, इसमें क्या होते हैं, सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल। कौन होते हैं? सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। सलाह देती है प्रतिरक्षा समिति को, क्या करती है, सलाह देती है किसे? प्रतिरक्षा समिति को और परिषद को। ये दोनों को क्या देती है, सलाह देती है, कौन सी? सैनिक समिति। तो ये था नाटो का क्या स्ट्रक्चर था। ये ध्यान रखना आप लोग। अब ये मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपको, नाटो का एक्ट 5 क्या कहता है। ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा एग्जाम में, आप याद रख लीजिए।
यदि कोई देश किसी भी नाटो देश पर हमला करता है तो यह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा, यह हमला पूरे नाटो देश पर माना जाएगा। ये नाटो का एक्ट 5 कहता है। अमेरिका ने भारत को नाटो देश जैसा दर्जा दिया, नाटो देश का नहीं दिया है, नाटो देश जैसा दर्जा दिया। क्या क्या है? नाटो देश जैसा दर्जा दिया, अभी नाटो का दर्जा नहीं दिया है। इसके पहले ये इजराइल और दक्षिण कोरिया को भी दे चुका। नाटो क्या है? इससे भारत से पहले इजराइल और दक्षिण कोरिया को भी दे चुका। इससे क्या होगा कि जो हथियार अमेरिका सिर्फ नाटो देशों को ही दे सकता है, वह हथियार अब भारत को भी नाटो बेच सकता है। वह हथियार अब अमेरिका भारत को भी बेच सकता है, क्योंकि उसने भारत को नाटो देश के जैसा दर्जा दे दिया है। ये आज का ये क्वेश्चन बनेगा, IR का क्वेश्चन बनेगा, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या होगा? एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध रूस द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश या नाटो द्वारा सोची समझी रणनीति का परिणाम है। ये सवाल है। इस सवाल को आप लोग 250 शब्दों में जरूर लिखने की कोशिश करेगा दोस्तों। ये IR जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके IR में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। रूस यूक्रेन युद्ध रूस द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश या नाटो द्वारा सोची समझी रणनीति का परिणाम है। और जहाँ तक हमारा समझना है या हमारा मानना है, ये जो युद्ध है रूस और यूक्रेन युद्ध, ये नाटो द्वारा सोची समझी एक रणनीति का परिणाम है। ये कोई युद्ध नहीं है। इसमें रूस द्वारा यूक्रेन को पीटा जा रहा है और रूस को कमज़ोर किया जा रहा है, जो कि नाटो चाहता था। आगे देखते हैं। बार बार बात होती है सेनाओं की, तो USA के बाद है 14 लाख सेना, नाटो के पास 30 लाख और यूरोपीय कंट्रियों के पास समथिंग 8 से 10 लाख सेना होंगी। कुल मिला के इनकी सेना जो होती है वो होती है 54 लाख। कितनी होती है? 54 लाख। अगर वर्ल्ड वार होता है तो सेकंड थर्ड विश्व युद्ध होता है तो रूस के पास है 9 लाख सेना, जो अमेरिका के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन चाइना के पास है 22 लाख और भारत के पास है 14.5 लाख, जो कुल मिला के होता है 45.5 लाख। अर्थात अगर नाटो भारत USA की तरफ से लड़ेगा तो चाइना और भारत भी रूस की तरफ से लड़ेगा, ना कि वो USA की तरफ से लड़ेगा। यहाँ पर 10 लाख का 9-10 लाख का आप लोगों को अंतर दिख रहा होगा, लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ देखिए विश्व के 10 सबसे ज़्यादा सेना रखने वाले जो देश हैं वो चीन, भारत, USA, उत्तर कोरिया, रूस, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ईरान, वियतनाम है। अब आप इसमें से देख सकते हैं कि चीन, भारत और रूस, ये तो 3 देश आपसे मिलेंगे ही। साथ में उत्तर कोरिया, यहाँ पर जो निर्णायक भूमिका निभाएगा वो निभाएगा उत्तर कोरिया अमेरिका के पाले में कभी नहीं जाएगा, वो चीन के पाले में रहेगा। अगर भविष्य में नाटो यूक्रेन का साथ देता है या अमेरिका यूक्रेन का साथ देता है, ये तब की स्थिति है, तो भारत, रूस और उत्तर कोरिया चाइना का साथ देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि उत्तर कोरिया के पास 12 लाख सैनिक है। कितने? 12 लाख सैनिक कार्यरत हैं और 77 लाख सैनिक, कितने? 77 लाख सैनिक इसके पास रिजर्व में है। सोचिए, ये एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस तरीके से इसके पास कम से कम 80 से 82 लाख से लगभग 90 लाख सैनिक है, 90 लाख सैनिक जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकते हैं। इस तरीके से ये सेना के मामले में नाटो और अमेरिका देशों से बहुत आगे निकल जाएगा। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान, यह भी अमेरिका से कटा हुआ, क्योंकि अभी हाल ही में जो बाइडेन ने इसके ऊपर $4 अरब का प्रतिबंध लगाया है, इसलिए पाकिस्तान भी रूस का ही सपोर्ट करेगा। दक्षिण कोरिया ये अमेरिका का साथ देगा, ईरान ये आपका रूस का साथ देगा, वियतनाम ये भी आपका रूस का साथ दे सकता है। तो इस तरीके से अगर वर्ल्ड वार थर्ड होता है तो रूस अमेरिका पर हावी हो जाएगा और कहीं ना कहीं वर्ल्ड वार थर्ड के बाद नाटो पूरी तरीके से टूट जाएगा। नाटो जो होगा वो पूरी तरीके से बिखर जाएगा, नाटो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि 1991 में, यहाँ पर यह फैक्ट ध्यान रखिएगा, 1991 कब 1991 में नाटो का जो गठन हुआ था वो USSR को रोकने के लिए हुआ था। लेकिन जब 1991 में USSR टूट जाता है तो फिर नाटो का औचित्य, नाटो का महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अमेरिका नाटो को चालू रखता है, क्यों? यहाँ पर पहला क्वेश्चन बन जाता है, क्यों चालू रखता है? ठीक है ना। 12 देशों से इसकी सेनाएं, 12 देशों से इसका विस्तार 30 देशों तक करता है। क्यों करता है, ये भी समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के माइंड सेट में ये रहता है कि वो अपने विश्व को अपनी उंगली पर नचाना चाहता है, और इसीलिए रूस यूक्रेन पर युद्ध करके अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है कि देखिए अभी हम कमज़ोर नहीं हुए हैं। और अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है तो आप मान के चलिए कि USA और नाटो पूरी तरीके से बर्बाद होंगे, और जो उभरने वाली 2 शक्तियाँ होंगी वो चीन और भारत होंगी। आगे के जो भविष्य का निर्णायक करेंगे वो भारत और चीन करेंगे।
यहाँ पर देखिए, ये आपका अमर उजाला का डाटा है। किसका? अमर उजाला का डाटा है। रूस के पक्ष में कितने देश हैं? क्यूबा, चीन, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान, ईरान, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान। ठीक है ना। यहाँ पर भारत को तटस्थ देश के रूप में दिखाया गया है। हालांकि अगर वर्ल्ड वॉर थर्ड होता है तो भारत रूस का ही साथ देगा। यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर ये यूक्रेन के पक्ष में रहेंगे। आप लोग ये देख रहे होंगे कि यूक्रेन के पक्ष में अधिकांशतः बड़े देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब बड़े देश हैं। ये सब बड़ी शक्तियाँ भी हैं। लेकिन आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो बड़ी शक्तियाँ ये पहले की हैं, ये सब बड़ी शक्तियाँ थी। और इधर आपका चीन हो गया, बेलारूस, चीन, रूस, और आपका उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान, भारत, ये सब आपकी वर्तमान महाशक्तियाँ हैं। ये प्रेजेंट टाइम में सबसे पावरफुल हैं। तो कहीं न कहीं रूस वर्तमान में मजबूत है और यूक्रेन अर्थात अमेरिका पास्ट में मजबूत था। इसलिए अगर विश्व युद्ध होता है तो रूस हावी होगा किस पे? यूक्रेन पे। अभी भी हावी है, नाटो कूदता है तो भी हावी रहेगा। ठीक दोस्तों, ये चीज़ ध्यान। और ये इतिहास गवाह है। क्या है? इतिहास गवाह है कि जब जब भी युद्ध हुआ है तो नुकसान सबसे पहले रूस को ज़्यादा हुआ है और फायदा अमेरिका को पहुंचा। लेकिन इस बार व्लादिमीर पुतिन इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए अपनी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। यूक्रेन को जीतना उनके लिए 2 दिन का काम है। 2 दिन में यूक्रेन को जीत लें। लेकिन यूक्रेन के बहाने वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि रूस आज भी यूएसएसआर जैसा ही है और रूस यूएसएसआर को फिर से पुनर्जीवित करके ही रहेगा। ठीक दोस्तों, ये देखिए, ये यहाँ पर आपका मैप है यूक्रेन का। यहाँ पर ये जो लाइनें हैं, यहाँ पर फेज 1 का क्या हो चुका है? ग्राउंड मूवमेंट। रसिया द्वारा फेज 1 का ग्राउंड मूवमेंट हो चुका है। ठीक ना, इस जगहों पे। और इधर जो है फेज 2 का ग्राउंड मूवमेंट होने मतलब अर्थात फेज 1 में जो रसिया ने ग्राउंड मूवमेंट किया ये इस ऐसे किया है। ठीक ना। और फेज 2 में ये इस एरिया में बढ़ रहा है। तो कहीं न कहीं यूक्रेन को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। किसने? रूस ने। रूस ने कहीं ना कहीं यूक्रेन को पूरी तरीके से, जिसके जो कीव हैं, खारगीव हैं, माल्डोवा के पास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर डोनेस्क वर्ग है, ये सब जान रहे हैं, सूमी है। तो इसके कम से कम 11 से 12 स्टेट को बर्बाद कर दिया यूक्रेन को। तो यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों। ये यूक्रेन के 11 शहरों पर रूस ने बोला हमला। ये TB9 का है। TB9 भारतवर्ष ने बताया कि कीव, यूक्रेन, खार्किव, माल्दोवा, चिसिनोवा, चार्नविल और आपका सूमी, इन सब स्टेटों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। किसने? रूस ने। ठीक दोस्तों। और एक चीज़ आने वाले 16 मार्च को, कब? 16 मार्च को जो नाटो की बैठक होगी उसमें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय भाग लेने वाले हैं। जो निहायत ही गंदा चाल चलन कहा जाएगा नाटो का, क्योंकि एक तरफ रूस यूक्रेन को पर इसीलिए युद्ध कर रहा है ताकि वो नाटो को शामिल ना कर हो, और दूसरी तरफ नाटो यूक्रेन के रक्षा मंत्री को अपने यहाँ बुला रहा है। तो कहीं न कहीं नाटो ये चाहता है कि यूक्रेन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। और जेलेंस्की को ये बात समझनी भी चाहिए कि जेलेंस्की को ये बात समझनी चाहिए कि जेलेंस्की की कोई गलती नहीं, यूक्रेन की कोई गलती नहीं है। सिर्फ यूक्रेन अमेरिका के भड़कावे पर आ गया और जिसका परिणाम यूक्रेन की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और अब रसिया तब तक युद्ध नहीं रोकेगा जब तक कि यूक्रेन की जनता ये नहीं मान जाएगी कि जेलेंस्की जो हैं वो एक अमेरिका की कठपुतली हैं, वो अमेरिका के कहने पर ही काम कर रहे हैं। ठीक है ना। तो तब तक रसिया युद्ध करेगा यूक्रेन पर, और यूक्रेन को पूरी तरीके से जीत कर ही रसिया छोड़ेगा, रूस छोड़ेगा, चाहे उसके लिए नाटो आए, अमेरिका आए, ब्रिटेन आए, कोई भी आए। और अब नाटो में भी दो पट्ट होने लगे हैं। किस तरीके से? नाटो में दो भाग होने लगे, क्योंकि अभी पोलैंड और जर्मनी ने पहले कहा था कि मैं यूक्रेन को सैनिक सहायता दूंगा, हेलीकॉप्टर दूंगा, लड़ाकू विमान दूंगा, लेकिन अब इन दोनों देशों ने मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं नाटो देश में आपसी में भी फूट पैदा हो रही है। एक चीज़ और, हमारी क्लास ने पहले ही बताया था, पिछली क्लास में जब हम लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध बताया था कि भारत में गेहूं का निर्यात बढ़ेगा। और अभी हाल ही के परसों के न्यूज़ में आया था कि भारत का गेहूं का निर्यात काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि यूक्रेन का जो ये वाला क्षेत्र होता है इसे गेहूं की टोकरी, ब्रेड की टोकरी कहा जाता है। अर्थात यहाँ पर गेहूँ रूस में भी और यूक्रेन में भी बहुत पैदावार होता है, लेकिन यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण गेहूँ का निर्यात आयात बंद हो चुका है पूरी तरीके से। इसलिए भारत ही एकमात्र विकल्प बचता है गेहूं के निर्यात के लिए। इसलिए गेहूं बेचकर भारत को काफ़ी अच्छा मुनाफा ये कमा सकता है और मौके का फ़ायदा उठा सकता है। सेकंड चीज़, पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। मैंने ये भी बताया था कि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, और आप लोग देख सकते हैं कि पेट्रोल
कि कई राज्यों में पेट्रोल के दाम हाईएस्ट प्राइस पर पहुंच गए। यूपी में पेट्रोल का दाम अभी तक नहीं बढ़ा है, 1 रुपया 1.5 रुपया ही बढ़ा है, वो भी यूपी चुनाव की वजह से। आज 10 मार्च है और 10 मार्च को नतीजे आने के बाद यूपी में भी पेट्रोल के दाम आसमान को छुएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि यूक्रेन का युद्ध नाटो की सोची समझी रणनीति का परिणाम है। नाटो क्या चीज़ है? यूएसएसआर मैंने आपको बता ही दिया था। यूएनओ की क्या भूमिका है उसका कोई मतलब ही नहीं है। यूएनओ सिर्फ देख रहा है, क्योंकि यूएनओ का सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए, यूएनओ जिसकी स्थापना की जाती है 1945 में, इसका सबसे बड़ा मकसद होता है युद्ध को रोकना। लेकिन क्या यूएनओ युद्ध को रोक पा रहा है? नहीं। लगभग 15 दिन से युद्ध चल रहा है और यूएनओ मूक दर्शक की भांति सिर्फ देख रहा है। तो आखिर इस यूएनओ को बनाने का मतलब ही क्या? तो इससे साफ जाहिर होता है कि यूएनओ का मकसद छोटे राज्यों पर प्रतिबंध लगाना है, छोटे देशों पर प्रतिबंध लगाना है। लेकिन जब कोई परमाणु शक्ति संपन्न कोई बड़ा राज्य, कोई बड़ा देश किसी देश पर हमला करता है तो यूएनओ सिर्फ मूक दर्शक बनकर देख सकता है, वह कुछ कर नहीं सकता है। ठीक दोस्तों, तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नाटो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, शुरुआत में कौन कौन से देशों ने इस पर इसका साथ दिया, बाद में कितने देशों ने इसमें शामिल हुए और यह किस तरीके से इसका गठन होता है यूएसएसआर को रोकने के लिए, और यूएसएसआर के टूटने के बाद भी नाटो अभी भी चल रहा है, तो इसका क्या कारण था।